गुड इवनिंग तन्मय त्रिपाठी, गुड इवनिंग दीक्षा, गुड इवनिंग उज्जवल, हेलो अभय, गुड आफ्टरनून सौरभ, प्रियांशु, हर्षित, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हो बेटा लोग, आप लोग? हाँ बच्चा लोग, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? मैं भी ठीक हूं बेटा, मैं भी ठीक हूं। बस 5 मिनट रुकते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट तक हम देखते हैं कोई ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके, ग्रेट। तो तब तक मैं कुछ देखता हूं यहां से कुछ डायग्राम वगैरह मिलेगा कि नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राजश्री वर्मा गुड आफ्टरनून बेटा, अनुष्का गुड आफ्टरनून। आ गए सारे? चलो भाई, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमको एक्स्ट्रा क्लास मिल गई। हाँ, वेरी गुड इवनिंग रैयान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, शायद आपको याद होगा, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन occurs in plants. It is mostly seen in plants. Mostly seen in plants. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? प्लांट बॉडी का वेजिटेटिव पार्ट यूज करके नया प्लांट ग्रो कराना। अब आप बोलोगे सर वेजिटेटिव पार्ट क्या है? पहले मैं लिखता हूं, यूज ऑफ अ वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट of the plant body. Use of a vegetative part of the plant body to grow a new plant. To grow a new plant is known as vegetative propagation. वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या है? आप जान ले बेटा, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो हिस्से होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट
जैसे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? फ्लावर। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है। और फ्लावर के बगैर, रिप्रोडक्टिव पार्ट के बगैर जितने भी हिस्से रहे, जैसे लीफ, स्टेम, रूट, ब्रांचेस, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स बन गए। तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर वेजिटेटिव। क्या समझे? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स। तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट लिया, उस वेजिटेटिव पार्ट से नया वाला प्लांट ग्रो कराया, द प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन काफी मेथड्स से होती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स इज कटिंग्स। कटिंग्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग्स। कटिंग्स मतलब प्लांट का स्टेम काटा, स्टेम या ब्रांच काटा। ये कटी हुई ब्रांच, ये कटा हुआ स्टेम जमीन में डालेंगे तो उस कटे हुए स्टेम से नया वाला प्लांट निकल सकता है। बट कटिंग से वेजिटेटिव प्रोपगेशन सारे प्लांट्स में नहीं होता। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग्स ऑकर्स इन सम प्लांट्स। मैं यहां पहले लिखता हूं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग्स। ये कटिंग्स बेटा स्टेम कटिंग्स भी हो सकती हैं, रूट कटिंग्स भी हो सकती हैं, लीफ कटिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर स्टेम कटिंग्स ही यूज होती है। Vegetative propagation by cuttings occurs in some plants. Occurs in some plants. Like rose. देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं कि क्या होता है स्टेम कटिंग्स में। हाँ जी बेटा, ये देखिए मैंने यहां पर डायग्राम पेस्ट करनी है। हाँ, सारे मेथड्स बताऊंगा मैं, एक एक करके सारे बताएंगे, बट आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। हाँ जी, आपको ये डायग्राम, इजी सा डायग्राम है, ये दिखाई दे रहा होगा। इज इट विजिबल? यस। तो बस काम तो हो ही गया फिर अपना। ये देखो, इस गमले में आपको एक प्लांट दिखाई देगा। हाँ, एक पॉटेड प्लांट, गमले वाला प्लांट है। किया क्या, ब्लेड की मदद से इस प्लांट का स्टेम काट दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा ये, दिस इज अ ब्लेड। ब्लेड से स्टेम को काटा, कट एट अ स्लांट, थोड़ा सा हल्का सा तिरछा काटा, स्लांटिंग काटा। ये जो कटा हुआ पार्ट इस स्टेम से हमने निकाला, इसी को तो हम बोल सकते हैं ना स्टेम कटिंग। इट इज अ स्टेम कटिंग। जैसे ही इस स्टेम कटिंग को हमने सॉइल में डाल दिया, सॉइल या लिखा है नीचे कंपोस्ट, ऊपर सैंड वगैरह रख दिया, तो कुछ टाइम के बाद इस स्टेम कटिंग से नया वाला प्लांट ग्रो होगा और नीचे इसके रूट्स पैदा होंगे। क्योंकि जब तक रूट्स पैदा नहीं होंगे बेटा, तब तक नया वाला प्लांट ग्रो नहीं होगा। ध्यान से सुनना, ये जो रूट्स पैदा होंगे, दीज रूट्स आर एडवांटिशियस रूट्स। एडवांटिशियस रूट्स। और यही एडवांटिशियस रूट्स
इस स्टेम कटिंग को सॉइल के अंदर फिक्स करा देगा एंड इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब आप बोलोगे सर व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स? बिल्कुल बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनो। नॉर्मल केस में जब हम जमीन के अंदर एक सीड लगाते हैं, सीड सीड से दो चीजें निकलती हैं, एक नीचे की तरफ निकलेगा और एक ऊपर की तरफ निकलेगा। जो पार्ट नीचे की तरफ जाएगा इसको हम बोलते हैं रेडिकल। सॉइल के नीचे की तरफ जाएगा उसको रेडिकल बोलेंगे, और जो पार्ट ऊपर जाएगा उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल गिव्स राइज टू स्टेम एंड ब्रांचेस। सारे स्टेम और ब्रांचेस को हम एक साथ शूट बोलेंगे। और रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम। रूट सिस्टम, रेडिकल से जो रूट अराइज होगा ना बेटा, उस रूट को हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। फिर इसी प्राइमरी रूट में बहुत सारे ब्रांचेस पैदा होंगे, तब जाके एक अच्छा खासा लंबा सा रूट सिस्टम बनेगा। तो ऐसा वाला रूट जो या तो रेडिकल से अराइज हो या तो प्राइमरी रूट से अराइज हो। द रूट, इधर देखो, मान लो ये प्राइमरी रूट है, ये प्लांट का लेट प्राइमरी रूट है। दिस इज द प्राइमरी रूट। तो ये प्राइमरी रूट कहां से डेवलप हुआ होगा? ये प्राइमरी रूट डेवलप हुआ होगा रेडिकल से। तो ऐसा वाला रूट जो या तो डायरेक्टली रेडिकल से अराइज होगा या इस प्राइमरी रूट से अराइज होगा, ऐसे वाले रूट को बेटा जी हम बोलते हैं क्या? टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। आप देख सकते हो ये सारे रूट्स, ये रहा प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो भी ब्रांचेस अराइज होंगे वो सारे टैप रूट्स होंगे। लेकिन अगर प्लांट में रेडिकल के अलावा और प्राइमरी रूट के अलावा कहीं और जगह से रूट अराइज होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं रूट arising from arising from any other part, any other part other than radical, other than radical, other than radical and primary root। प्राइमरी रूट और रेडिकल के अलावा किसी और जगह से रूट अराइज हुआ, दैट रूट इज नोन एज एडवांटिशियस रूट। अब यहां देखो, यहां पर रूट कहां से अराइज होता है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट इज अ स्टेम कटिंग। अगर स्टेम कटिंग से रूट अराइज होता है तो सीधी सी बात है, ये कौन सा रूट होगा? एडवांटिशियस होगा या टैप रूट होगा? बताओ। एडवांटिशियस, ग्रेट, एडवांटिशियस। तो रूट अराइज हो रहा है स्टेम कटिंग से। ये रेडिकल से अराइज ही नहीं हो रहा, ये प्राइमरी रूट से अराइज ही नहीं हो रहा, ये किससे अराइज हो रहा है? स्टेम कटिंग से। ऐसे रूट को हम एडवांटिशियस रूट बोलेंगे। तो जैसे ही हमने प्लांट के स्टेम से कटिंग काटा, वो स्टेम कटिंग जमीन में डाल दिया, जमीन में स्टेम कटिंग से बहुत सारे रूट्स अराइज होंगे, दोज रूट्स विल बी एडवांटिशियस रूट्स। तब जाके ये स्टेम कटिंग ग्रो होगा इनटू अ न्यू प्लांट। दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम कटिंग्स और कटिंग्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग्स। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
हाँ, हो गया ना? मैं अगले पेज पे जाऊं? 3 4 5 6 7 8। ओके। Second method of vegetative propagation is grafting. बहुत आसान है यार। ग्राफ्टिंग। इसके लिए भी हम एक सिंपल सा डायग्राम ढूंढ के लाते हैं। बस डायग्राम मिल गया। उस डायग्राम को यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ग्राफ्टिंग का सिंपल सा डायग्राम हमने लिया। ग्राफ्टिंग में किया क्या जाता है? एक प्लांट को हल्का सा काटा जाता है। प्लांट की स्टेम को काटेंगे, या नॉट ओनली स्टेम, स्टेम की ब्रांच को भी काट सकते हैं। चलिए, यहां पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। डायग्राम फर्स्ट में स्टेम को काटा है, लेकिन स्टेम को स्लांटिंग काटना पड़ेगा, हल्का सा तिरछा काटना पड़ेगा। राइट? अब जो पार्ट फिक्स रहेगा सॉइल के अंदर, कटा हुआ पार्ट जो फिक्स रहेगा सॉइल के अंदर, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। फिर दूसरे प्लांट का, ये दूसरे प्लांट का, इट इज फ्रॉम अनदर प्लांट, फ्रॉम अनदर प्लांट। दूसरे प्लांट का कटा हुआ पार्ट लाएंगे, वो इस स्टॉक जो कि खुद फिक्स है, इस स्टॉक के साथ हम जोड़ेंगे लाइक दिस। जहां पर ये जुड़ेगा उस एरिया को हम ग्राफ्ट यूनियन बोलेंगे। जो हमने दूसरे प्लांट से कटा हुआ हिस्सा लाया उसको हम सियॉन बोलेंगे। तो स्टॉक इज फिक्स्ड इन द सॉइल, fixed in the soil. Scion is a part of the plant, branch of the plant from branch of the other plant. ये स्टॉक के साथ, फिक्स्ड वाले पार्ट के साथ इसको जोड़ेंगे, ऊपर से पॉलीथीन या कपड़ा वगैरह लगा के रैप कर देंगे। राइट? कुछ टाइम के बाद हम जब निकालेंगे तो इन दोनों पार्ट्स में जोड़ लगा होगा, एंड एक प्लांट में ये दो, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स के ब्रांचेस हो जाएंगे। फिर होगा क्या? फिर इस प्लांट में दो तरह के फ्रूट्स आएंगे। जिस ब्रांच पे हमने दूसरे वाले प्लांट का ब्रांच जोड़ दिया, उसमें वो वाला फ्रूट आएगा, और दूसरा वाला फ्रूट जो प्लांट का खुद का फ्रूट होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग, एंड ग्राफ्टिंग इज डन इन प्लांट्स लाइक, इट इज डन इन प्लांट्स लाइक मैंगो, एप्पल, pear, etc. राइट? तो कटिंग्स हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। अनदर वन इज लेयरिंग। लेयरिंग, लेयरिंग देखो, इसके लिए भी एक सिंपल सा डायग्राम ढूंढेंगे।
बस मिल गया। मैं यहां पर लेयरिंग वाला डायग्राम पेस्ट कर देता। हाँ जी, दिखाई दे रहा होगा। तो लेयरिंग में क्या किया जाता है, एक प्लांट का लोअर मोस्ट ब्रांच, रिमेंबर दिस, प्लांट का लोअर मोस्ट ब्रांच, लोअर मोस्ट ब्रांच मतलब विच इज क्लोज टू द ग्राउंड, विच इज क्लोज टू द ग्राउंड, जो ब्रांच ग्राउंड के क्लोज होगी, लोअर मोस्ट ब्रांच होगी, उसको थोड़ा सा बेंड किया जाएगा। आप देख सकते हैं बेंड किया है इसको, और बेंड करने के बाद उसको सॉइल के अंदर, थोड़ा सा सॉइल के अंदर रखा जाएगा, और दूसरे एंड से जो उसका टिप होगा, टिप सॉइल के बाहर रखा जाएगा। तो जिस एरिया में ब्रांच को बेंड किया है उस एरिया के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर सॉइल लगाया जाएगा। लोअर मोस्ट ब्रांच मैंने क्यों कहा, क्योंकि यही ब्रांच, जो ब्रांच ऊपर होगी ज्यादा, उसको अगर बेंड करने की कोशिश करेंगे ना, वो टूट जाएगा। दैट इज वाई लोअर मोस्ट ब्रांच जो ग्राउंड के क्लोज होगा उसी को हम चूज करते हैं, उसको बेंड करके दूसरे साइड से सॉइल के बाहर रखते हैं। सॉइल ऊपर डाला, व्हाट विल हैपन, इस ब्रांच में ना बेटा, कुछ टाइम के बाद इस ब्रांच में यहां पर एडवांटिशियस रूट्स निकलेंगे। रूट्स मतलब ये एडवांटिशियस ही होंगे, क्योंकि मैंने कहा अगर रूट्स रेडिकल और मेन रूट, प्राइमरी रूट के अलावा किसी और जगह पर निकले, उन रूट्स को हम एडवांटिशियस रूट्स बोलेंगे। जैसे ही एडवांटिशियस रूट निकला तो फिर ये ब्रांच यहां पर काट दिया जाएगा, है ना, और दिस ब्रांच विल एक्ट एज अ न्यू प्लांट, राइट। जिसमें एडवांटिशियस रूट्स निकले वो ब्रांच अब नया वाला प्लांट एक्ट करेगा। तो लेयरिंग इज डन इन प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन, साइट्रस, नहीं, ब्रायोफाइलम दूसरा है भाई, साइट्रस एटसेट्रा। ब्रायोफाइलम, जैस्मिन भी लिख सकते हो, ब्रायोफाइलम नहीं लिख सकते बेटा। ब्रायोफाइलम में लीफ कटिंग्स से, लीफ कटिंग से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। हाँ, ग्रेप वाइन, साइट्रस, एप्पल, जैस्मिन एटसेट्रा लेयरिंग इनमें हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं बेटा। ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस मेथड के लिए आपको 9th क्लास में फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, एंड दैट मेथड इज माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर।
बस बहुत ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी जगह पर डाउट हुआ तुरंत मुझे वहीं पे बोलना। राइट। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा लेटने दो। एक मिनट बेटा। हाँ जी। तो टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन क्या चीज है? देखिए, टिश्यू कल्चर में हम एक प्लांट से छोटा सा पीस काटेंगे, अ वेरी स्मॉल पीस of tissue cut from any vegetative part of the plant. Any vegetative part of the plant. प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से छोटा सा पीस काट के लाएंगे। अब ये छोटा सा पीस कितना छोटा होगा? ये छोटा सा पीस आप सोच सकते हो, ये आधे मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर बड़ा होना चाहिए। यू कैन इमेजिन कि कितना छोटा होगा ये। 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। राइट। किस पार्ट से हम काट के ला सकते हैं? इट कैन बी कट फ्रॉम ए लाइक लीफ, इट कैन बी कट फ्रॉम a branch, it can be cut from a root, etc. किसी भी पार्ट से आप बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक मिलीमीटर वाला पीस काट के ला सकते हो। लेकिन जिस पार्ट से भी काट के लाओगे, जिस टिश्यू से काट के लाओगे, उस टिश्यू में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? इट मस्ट बी हेल्दी, फ्री फ्रॉम एनी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। ये जो पीस काट के लाया, दिस पीस इज नोन एज एन एक्सप्लांट। एक्सप्लांट। तो अगर आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज एन एक्सप्लांट, आप बोलोगे एक्सप्लांट इज अ वेरी स्मॉल माइन्यूट पीस ऑफ टिश्यू कट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसी एक्सप्लांट को बेटा हमने एक स्टरलाइज्ड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। स्टरलाइज्ड टेस्ट ट्यूब। स्टरलाइज्ड का मतलब है इसमें कोई बैक्टीरियल, वायरल, माइक्रोबियल इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। ब्रांड न्यू शीशे का टेस्ट ट्यूब लेबोरेटरी में होता है। हमारे स्कूल या कॉलेज की लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा जी, ये हाईटेक लेबोरेटरीज होती हैं। उन्हीं हाईटेक लेबोरेटरीज में ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और हम जैसे टटपुंजिये लोग नहीं कर सकते। इनके लिए बहुत ही हाईटेक एक्सपर्ट्स होने चाहिए, है ना? तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने, स्टरलाइज्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस एक्सप्लांट को डाल दिया। स्टरलाइज्ड टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने एक्सप्लांट को रख दिया। बहुत छोटा है ये एक्सप्लांट। स्टरलाइज्ड मतलब फ्री फ्रॉम एनी इंफेक्शन। और इस स्टरलाइज्ड टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड मीडियम भी डाला जाता है। दैट लिक्विड मीडियम इज नोन एज ग्रोथ मीडियम। ग्रोथ मीडियम। अब ये ग्रोथ मीडियम क्या चीज है भाई? ग्रोथ मीडियम इज, इसमें एक तो पानी होगा, प्लस इसमें एन एनर्जी सोर्स होगा। एनर्जी सोर्स बोले तो ग्लूकोज।
प्लस इसमें कुछ मिनरल्स होंगे, प्लस इसमें ग्रोथ हार्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। कौन कौन सा ग्रोथ हार्मोन बेटा? इसमें ऑक्सिन हार्मोन्स, ऑक्सिन्स, प्लस इसमें साइटोकाइनिन्स भी हैं। ऑक्सिन साइटोकाइनिन आपको पढ़ा चुका हूं। ये ग्रोथ मीडियम या तो लेबोरेटरी में एक्सपर्ट खुद बनाता है, या तो ये मार्केट में। कौन सा मार्केट? हमारा मार्केट नहीं, बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के लिए एक अलग सा इंटरनेशनल मार्केट होता है, वहां से मंगवाया जाता है ग्रोथ मीडियम फॉर टिश्यू कल्चरिंग, है ना। या तो एक्सपर्ट साइंटिस्ट खुद ही बनाएगा। इस ग्रोथ मीडियम में वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स, इनका रेशो बहुत स्पेसिफिक होता है। जिस तरह का हम टिश्यू कल्चरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी हिसाब से साइंटिस्ट को रेशो के हिसाब से ये चीजें डालनी पड़ती है। तो ग्रोथ मीडियम, स्टरलाइज्ड ग्रोथ मीडियम भी डाला है। ऊपर से इसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉटन प्लग लगाया जाएगा, कॉटन रखा जाएगा। ये कॉटन भी स्टरलाइज्ड होना चाहिए, कॉटन प्लग। और इस पूरे टेस्ट ट्यूब को एक लाइट सोर्स में रखा जाएगा। सनलाइट में नहीं रखते, क्योंकि अगर बाहर इसको रख दिया इसमें इंफेक्शन होगा। लेबोरेटरी के अंदर ही रखते हैं, उस जगह पर जहां पर, उस चेंबर में जहां पर बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के आने का नामो निशान नहीं है, बट वहां पर लाइट सोर्स भी होना चाहिए। इट इज केप्ट इन अ लाइट सोर्स, kept in a light source inside the laboratory. यूजुअली उसी लाइट सोर्स में रखते हैं जो लाइट ऑलमोस्ट सनलाइट की जैसी हो, व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। अब इस टेस्ट ट्यूब को, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ एन एक्सप्लांट, इसको रख दिया लाइट सोर्स में। कुछ टाइम के बाद, यूजुअली 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद देखते हैं, अगर ये पूरा कहानी सक्सेसफुल हुआ तो इस एक्सप्लांट का साइज बड़ा हुआ होगा, लाइक दिस। टेस्ट ट्यूब को मैं फिर से देखूंगा। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ये रहा ग्रोथ मीडियम, और नीचे एक्सप्लांट का साइज इंक्रीज हो चुका है। हमने एक्सप्लांट कुछ मिलीमीटर, आधे या 1 मिलीमीटर का रखा था, नाउ इतना बड़ा मास बन चुका है। बता मुझे ये क्यों होगा? एक्सप्लांट मान लो 1 मिलीमीटर का था, अब कुछ महीने के बाद जब हम देखेंगे, अ वेरी लार्ज 10-12 सेंटीमीटर का एक लंबा सा बड़ा सा मास ऑफ टिश्यू बन चुका है। इस टिश्यू को बेटा हम कैलस बोलते हैं। बताओ ये क्यों हुआ होगा? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? छोटे से एक्सप्लांट से इतना बड़ा मास ऑफ सेल्स क्यों बना? इतना बड़ा टिश्यू मास क्यों बना? भाई ग्रोथ नहीं हुआ उसमें। चलो मान लिया ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। एक्सप्लांट में जो सेल्स थी, एक्सप्लांट के अंदर जो सेल्स थी, वेरी गुड, डिवाइड रैपिडली। एक्सप्लांट के अंदर सेल्स थी, उन सेल्स का डिवीजन हुआ है। सेल्स ऑफ एक्सप्लांट डिवाइडेड। एक्सप्लांट में अगर 300-400 सेल्स थी, वो डिवाइड हो चुकी हैं, उनमें रिपीटेड डिवीजन हुआ है। और जैसे ही सेल्स डिवाइड हुई, मान लो अगर 300 सेल्स थी एक्सप्लांट में, उनका डिवीजन हुआ एक बार, तो 300 से 600 सेल्स बनेंगी। 600 सेल्स का दूसरी बार डिवीजन होगा तो 1200 सेल्स, तीसरी बार डिवीजन होगा तो 2400 सेल्स। ऐसे करके कंटिन्यूअसली रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ है वहां पर, तब जाके एक बड़ा सा मास ऑफ सेल्स बना। इस मास ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं कैलस।
मास ऑफ सेल्स। लेकिन यहां पर मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूं। तुम लोगों ने 9th क्लास में प्लांट टिश्यूज पढ़ा है? किस किसने पढ़ा है? जिसने पढ़ा है मैं क्वेश्चन उसी से पूछूंगा। 9th क्लास में प्लांट टिश्यू पढ़ा है ना? अभय, तन्मय त्रिपाठी, रेयान, सौरभ, दीक्षा, प्रियांशु, उज्जवल, ग्रेट। और किसी से पूछ सकता हूं? शशांक, बहुत बढ़िया। अनुष्का, वेरी गुड। मतलब मोटा मोटी सब ने प्लांट टिश्यूज पढ़े हैं ना? अब सुनो सवाल, क्वेश्चन हमारा क्या है। यस, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। पहले मैं यही से कुछ बोलूंगा, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज होते हैं बेटा। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर है? प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना? यस। और दूसरे टाइप का टिश्यू है प्लांट में, उनको हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। परमानेंट टिश्यूज। यस। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? कौन बोलेगा मुझे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आसान सा जल्दी से डेफिनेशन बता। कोई भी बता सकता है। दीक्षा, शशांक, सौरभ, प्रियांशु, रेयान, अभय, उज्जवल, अनुष्का, राजश्री, हर्षित, तन्मय। एनी वन ऑफ यू। वेरी गुड। हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसा वाला टिश्यू जिसके सेल्स डिवाइड हो सकते हैं। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें डिवीजन करके ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। बहुत बढ़िया। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। द मेरिस्टम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड, ये देखो दीक्षा ने बहुत जबरदस्त वर्ड यूज किया है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। यस, मैं इसी से सवाल पूछने वाला हूं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ, बहुत बढ़िया, सबको पता है, कंसिस्ट्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स मतलब जिनमें पावर ऑफ डिवीजन हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। और आपको पता है, दीक्षा ने अभी जवाब दिया, डिवाइडिंग सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड तो मतलब आप ये बोल सकते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स जिनमें पावर ऑफ डिवीजन हो। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि ऐसे सेल्स जिनका काम सिर्फ डिवाइड होना है। अगर मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटेड सेल मतलब प्लांट ने उसको कोई काम दे दिया करने को डिवीजन के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बता दूं, लीफ के अंदर बेटा ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं ना। लीफ सेल्स को प्लांट ने काम दे दिया है। क्या काम? फोटोसिंथेसिस करने का। तो मतलब लीफ के अंदर के सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। जाइलम ले लो बेटा, जाइलम। जाइलम टिश्यू, काम क्या है उसका? वाटर कंडक्ट करना। तो जाइलम टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उनको काम दिया गया है। कौन सा काम? कंडक्शन ऑफ वाटर। तो जाइलम टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। और याद रहे, डिफरेंशिएटेड सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता। ये मैं यहां पर लिख रहा हूं। परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। परमानेंट टिश्यू में होते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। नॉन डिवाइडिंग सेल्स मतलब जिनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। राइट। और अभी अभी मैं बताया हूं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड बोले तो दे हैव बीन असाइंड सम टास्क। इनको काम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में डिफरेंशिएटेड सेल्स कहां कहां पर है? प्लांट का लीफ ले लो, लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। उन सेल्स को काम दिया गया है फोटोसिंथेसिस करने का। प्लांट में रूट ले लो, रूट में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। स्टेम ले लो, स्टेम में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो रूट, स्टेम, स्टेम के ब्रांचेस, रूट के ब्रांचेस, लीफ, ये सारे टिश्यूज में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, है ना?
इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। अब आते हैं यहां पर, मैंने आपको बोला एक्सप्लांट, है ना? एक्सप्लांट हमने कहां से लिया? तुम लोग खुद चूज करो, हम एक्सप्लांट कहां से लेंगे? किसी वेजिटेटिव पार्ट से लेंगे। ये वेजिटेटिव पार्ट या तो रूट होगा, या तो रूट का ब्रांच होगा। नहीं, टिप्स ऑफ शूट एंड रूट नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं बेटा। टिप्स ऑफ रूट एंड शूट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो हम ले ही नहीं सकते। अब है, उनको नहीं लेना है। हमने एक्सप्लांट लिया है या तो लीफ से। टिप तुम छोड़ो, रूट टिप और रूट शूट टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, एक्सक्लूड दैट। हमने एक्सप्लांट लिया, ये एक्सप्लांट हमने लिया। ये एक्सप्लांट मैंने पहले ही कहा, इट कैन बी अ लीफ, इट कैन बी अ ब्रांच, स्टेम ब्रांच, रूट ब्रांच या रूट। अब सोचो जरा, स्टेम है, ब्रांच है, लीफ है, रूट है, इन सारे पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स? लीफ में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स? टेल मी। स्टेम या रूट में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स? डिफरेंशिएटेड सेल्स, वेरी गुड। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन है कि नहीं? लिखा हमने, डिफरेंशिएटेड सेल्स आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। तो मतलब यह है कि एक्सप्लांट में नो पावर ऑफ डिवीजन। अगर एक्सप्लांट में पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक्सप्लांट जो हमने लिया, लीफ से लिया या स्टेम से लिया या रूट से लिया या शूट से लिया, जो भी है, इस एक्सप्लांट में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होगा। वाई? क्योंकि एक्सप्लांट के अंदर कौन सी सेल्स हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। अगर एक्सप्लांट में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उनमें पावर ऑफ डिवीजन है ही नहीं, तो फिर मुझे बताओ इस एक्सप्लांट का साइज इतना बड़ा क्यों हो गया? ये सेल्स ऑफ द एक्सप्लांट हमने लिखा यहां पर, सेल्स ऑफ द एक्सप्लांट डिवाइडेड। अगर उनमें पावर ऑफ डिवीजन है ही नहीं तो वो डिवाइड कैसे हो गए? आ गया ना क्वेश्चन? हाँ, रेयान, अभय, तन्मय, दीक्षा, तुम लोग मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना? मैंने क्वेश्चन बोला कि एक्सप्लांट हमने या तो लीफ से लिया, या तो ब्रांच से लिया, या तो रूट से लिया। हाँ, रेयान बोल रहा है सर ग्रोथ मीडियम की वजह से। हाँ, कुछ कुछ तुम सही सोच रहे हो बेटा। एक्सप्लांट हमने जिन चीजों से लिया है, उन पार्ट्स में पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, उन पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो हाउ कम इट इज पॉसिबल कि एक्सप्लांट के सेल्स डिवाइड होके बड़ा सा सेल का मास बनाएंगे, जिसको हम कैलस बोलते हैं, है ना? जो हमने ग्रोथ मीडियम डाला है ना बेटा, ग्रोथ मीडियम बहुत जबरदस्त काम करता है। क्या काम करता है? सुनो, ध्यान से सुनना। सवाल जवाब का सेशन खत्म, अब आप सुनते जाओ मैं क्या बोलने वाला। जरा देखो हमने इस ग्रोथ मीडियम में क्या क्या डाला है। क्या क्या डाला है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये दोनों क्या है भाई? व्हाट आर दीज? प्लांट हार्मोन्स। यस, यही प्लांट हार्मोन्स मेन काम करेंगे ग्रोथ मीडियम में। ये प्लांट हार्मोन्स इस एक्स प्लांट के डिफरेंशिएटेड सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन रिगेन कराते हैं। व्हाट दे डू? व्हाट दे डू? प्लांट हार्मोन्स मतलब ग्रोथ मीडियम के प्लांट हार्मोन, दे क्या करते हैं? दे इनिशिएट differentiated undividing cells. They initiate differentiated non-dividing cells. They initiate differentiating non-dividing cells to regain power of division. To regain power of division. ये एक्सप्लांट के अंदर के डिफरेंशिएटेड सेल्स को बोलती हैं कि तुम फिर से पावर ऑफ डिवीजन रिगेन करो, क्योंकि तुमको डिवाइड होना है भैया। तो ये सेल्स, एक्सप्लांट के सेल्स पावर ऑफ डिवीजन रिगेन किए, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लांट के सेल्स वापस कन्वर्ट हो गए। एक्सप्लांट सेल्स converted back to
converted back to undifferentiated dividing cells. They are converted back to undifferentiated dividing cells. अब इनमें पावर ऑफ डिवीजन आ गया, राइट। दिस प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस जिसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स वापस कन्वर्ट होते हैं इनटू डिवाइडिंग सेल्स, बेटा यही प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। क्या? द प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। क्या समझे? द प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं यहां पर लिखा हूं सेल्स ऑफ द एक्सप्लांट डिवाइडेड, वाई डिवाइडेड? एक्चुअली यहां पर एक्सप्लांट के सेल्स क्या हो रहे हैं? दे आर डी डिफरेंशिएटिंग। एक्सप्लांट के सेल्स में डी डिफरेंशिएशन हुआ, तब वो डिवाइड होके कैलस बना दिए। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ मुझे बताओ, कंफर्म कर दो। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या सर वाई वी नॉट? फिर से पूछो, किसने क्वेश्चन पूछा था सर वाई वी नॉट? हाँ, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? जल्दी जल्दी मुझे बताओ सर वाई। हाँ, वाई वी नॉट टेक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ प्लांट इन एक्सप्लांट। हाँ ले सकते हैं बेटा, वो भी ले सकते हैं। तुम डायरेक्टली शूट टिप से ले लो या रूट टिप से तुम ले लो, उनका डिवाइड होना आसान हो जाएगा, वो भी ले सकते हैं। वाई नॉट? वो भी ले सकते हैं। उन सेल्स को डिफरेंशिएट होने की जरूरत ही नहीं है। समझ आई बात? लेकिन अगर हम नॉन डिवाइडिंग सेल्स को ले लें तब तो ये प्रोसेस जरूरी है। ओके, चलिए आगे। अब देखिए हम इस कैलस का क्या करेंगे। जो हमारे पास कैलस आ गया, इस कैलस को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने हो चुके हैं इस कैलस को टेस्ट ट्यूब में। एक तो हम क्या काम करेंगे, टेस्ट ट्यूब बदल देंगे, ग्रोथ मीडियम बदल देंगे। चलो मान लिया इस कैलस के हमने 3 पार्ट्स कर दिए, उन 3 पार्ट्स को अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में रख दिया। ये रहा एक टेस्ट ट्यूब, फिर ये रहा दूसरा टेस्ट ट्यूब, 3 स्टरलाइज्ड टेस्ट ट्यूब्स मैंने लिए, और ये रहा तीसरा टेस्ट ट्यूब। मतलब कैलस को हमने डिवाइड किया 3 हिस्सों में। थोड़ा सा पार्ट कैलस का यहां पर, थोड़ा सा पार्ट कैलस का यहां पर, और कैलस का थोड़ा सा हिस्सा यहां पर। फिर ऊपर से नया वाला ग्रोथ मीडियम डाल दिया, ऊपर से नया वाला ग्रोथ मीडियम डाल दिया। फिर नया वाला कॉटन प्लग, नया वाला कॉटन प्लग, नया वाला कॉटन प्लग। तो एक कैलस से मैंने कितने कैलसेस बनाए? 3 कैलसेस। अगेन जब ग्रोथ मीडियम डाल दिया तो ग्रोथ मीडियम फिर से वही काम करेगा। क्या काम? अब तो इन सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन आ ही चुका है, तो ग्रोथ मीडियम कैलस के इन कैलस के पार्ट्स को फिर से डिवाइड कराएगा। तो इसका ग्रोथ होगा तीनों कैलसिस का। चलो हम इनका नाम रखेंगे ए बी सी। तो एक कैलस से हमने 3 कैलस बनाए ए बी सी। अब ए कैलस में जब ग्रोथ मीडियम डाला तो ए कैलस बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसमें सेल नंबर इंक्रीज होगा। बी कैलस भी बड़ा होगा, सी कैलस भी बड़ा होगा। उन बड़े कैलसिस को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो तुम सोचो जरा हम कितने कैलसिस ग्रो करा सकते हैं? वी कैन ग्रो thousands and thousands of कैलसिस। कर सकते हैं ना? ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम कैलसिस ग्रो कराएंगे, ऐसे प्रोसेस को बेटा कैलस कल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलस कल्चर, राइट। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो इसको। हो गया ना? तो चलते हैं आगे। अभी देखो, तो अब हमारे पास बहुत सारे कैलसेस आ चुके हैं। हाँ, हमने एक कैलस से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैलसेस बना सकते हैं। एक कैलस को डिवाइड किया 3 कैलसेस में, फिर उन 3 कैलसेस को हम फिर से 3 कैलसेस में डिवाइड कर सकते हैं। उन 3 कैलसेस को फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एवरी टाइम ग्रोथ मीडियम डाल के नया वाला कैलस बन जाएगा, राइट? तो मतलब अब हमारे पास थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ कैलसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। उन कैलसेस के अंदर, जो हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर कैलसेस बन चुके हैं, हमारे बहुत सारे टेस्ट ट्यूब्स हैं। देखो, लेबोरेटरी में छोटा सा रूम, हाँ, 10 बाय 10 का रूम है। उस 10 बाय 10 के रूम में हमने मान लो 1000 कैलसेस, 1000 टेस्ट ट्यूब्स लगाए, उनमें 1000 कैलसेस हैं। अब हम हर कैलस में ग्रोथ मीडियम जो था ही, हर कैलस में हम ऊपर से ग्रोथ मीडियम में एक और हार्मोन डाल देंगे। ये रहा ग्रोथ मीडियम। ग्रोथ मीडियम में हमने अभी तक 2 ही हार्मोन्स रखे थे, अब एक और हार्मोन डालेंगे। कौन सा हार्मोन? जिबरलिंस। पहले था ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, अब हम ग्रोथ मीडियम में जिबरलिंस भी डालेंगे। फिर से ऊपर से क्या करेंगे? कॉटन प्लग। तो होगा क्या? व्हाट विल हैपन? हर कैलस के अंदर कुछ ऐसा सीन होगा, देख लो। हर कैलस के अंदर, अब ये रहा कैलस। इस कैलस में बेटा छोटे छोटे प्लांटलेट्स, बहुत ही छोटे प्लांट्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, है ना? लीव्स बनेंगे, रूट्स बनेंगे, मतलब ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स आर फॉर्मिंग, राइट? लीव्स बनेंगे, रूट्स बनेंगे। इन कैलसिस में ऑर्गन्स बनने वाले हैं, बन भी रहे हैं। इस प्रोसेस को बेटा मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। मॉर्फोजेनेसिस, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। और ये ऑर्गेनोजेनेसिस किस वजह से हुआ? जो हमने जिबरलिंस डाला ना, उसी से। अगेन, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब कैलस में जैसे ही हमने ऊपर से जिबरलिन डाले, जिबरलिंस ने क्या काम किया? जिबरलिंस ने कैलस के सेल्स को बोला कि अब तुम डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि जब तक वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे तब तक ऑर्गन्स नहीं बनेंगे। तो जिबरलिंस, व्हाट दे डिड, दे initiated the differentiation of cells of callus. So organs start to develop. देखो, पहले हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट में ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड टिश्यू था ना? जब हमने ग्रोथ मीडियम डाला, उस ग्रोथ मीडियम ने एक्सप्लांट का क्या कर दिया? डी डिफरेंशिएशन, सेल्स डिवाइड होने लगे। हाँ, अब हमने कैलस में फिर से ग्रोथ मीडियम डाल दिया। ग्रोथ मीडियम नाउ कंटेन्स जिबरलिन। इन जिबरलिन हार्मोन्स ने कैलसिस में क्या किया? सेल्स का फिर से डिफरेंशिएशन करा दिया। पहले भी डिफरेंशिएटेड था, अब भी नया सा डिफरेंशिएशन करा दिया। इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटेड टिश्यू लिया, डिफरेंशिएटेड टिश्यू का होगा डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के बाद बहुत सारे नए कैलसिस बने,
उस कैलस में जिबरलिन हार्मोन से दोबारा रिडिफरेंशिएशन हुआ तो ऑर्गन्स बने, मॉर्फोजेनेसिस हुआ तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन गए. ड्यू टू दिस रिडिफरेंशिएशन lots of plantlets are formed. Lots of plantlets are formed. अब तुम ही बताओ, छोटे छोटे इतने सारे प्लांटलेट्स, अगर हमारे पास 1000 कैलसेस हैं तो 1000 प्लांटलेट्स हमने कितने से एरिया में बनाए? लेबोरेटरी का 10 बाय 10 का कमरा, 10 बाय 10 के कमरे में हमने 1000 प्लांटलेट्स बनाए. फिर इन प्लांटलेट्स को उठा के, डेलिकेट होते हैं, इनको उठा के हमने जमीन में डाल दिया. तो एक ही बार में, एक ही एक्सपेरिमेंट से हमने, एक कैलस से हमने, एक एक्सप्लांट से हमने 1000 प्लांट्स उगा दिए, और वो भी बहुत कम स्पेस में, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ हमने किया. किनका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. किनका? ऑफ अ नंबर ऑफ प्लांट्स. नंबर ऑफ प्लांट्स किससे? फ्रॉम अ सिंगल एक्सप्लांट. फ्रॉम अ सिंगल एक्सप्लांट. in a very small area. In a very small area. कम एरिया में बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ ग्रो कराया. दैट इज वाई इस प्रोसेस को बेटा जी हम बोलते हैं माइक्रो, क्योंकि हमने प्लांट्स को माइक्रो लेवल पे ग्रो कराया. प्रोपगेशन. प्लांट्स के टिश्यूज को ग्रो कराया तो टिश्यू कल्चर. ठीक है. इसका बेटा एक और फायदा है. अब तुम सोचो, जिस प्लांट से हमने लिया था एक्सप्लांट, मान लो उस प्लांट में कोई बीमारी थी, वो प्लांट खत्म होने वाला है, मरने वाला है, उस प्लांट की सारी स्पीशीज खत्म होने वाली है, लेकिन हमने उस एक्सटिंक्ट होने से पहले ही उस प्लांट से एक्सप्लांट लिया. ध्यान से सुनना, प्लांट के एक्सटिंक्ट होने से पहले, खत्म होने से पहले, मरने से पहले हमने उस प्लांट का क्या लिया? एक्सप्लांट. हम थोड़ी एक्सप्लांट किसी डिजीज वाले एरिया से लेंगे. प्लांट में हम ढूंढेंगे जो वाला पार्ट, जो वाला हिस्सा फ्रेश होगा, जिसमें बीमारी नहीं होगी, उसी से हम एक्सप्लांट उठाएंगे. तो बाद में वो प्लांट मर गया, उसकी पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो गई, लेकिन हमने उस प्लांट के एक्सप्लांट को प्रिजर्व करके बहुत सारे कैलसेस बनाए, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ कैलसेस बनाए. एक ही बार में हम 1000 प्लांट्स बिल्कुल उसी जैसे बनाएंगे. अगर वो नेचर में एक्सटिंक्ट हो भी गया, लेकिन हमारी लेबोरेटरी में वो अभी प्रिजर्व है, हम उसको एक्सटिंक्ट नहीं होने देंगे. समझ रहे हो बात? ये थी टिश्यू कल्चर की कहानी. और इस टिश्यू कल्चर की कहानी में बेटा हमको 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे. क्या क्या? टी डिफरेंशिएशन. टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन. अगर प्लांट टिश्यू में डिफरेंशिएशन और रिडिफरेंशिएशन होने की कैपेबिलिटी नहीं है, if the plant tissue lacks the capacity of differentiation and redifferentiation, तब टिश्यू कल्चर इम्पॉसिबल है. टिश्यू कल्चर इज पॉसिबल ओनली. टिश्यू कल्चर इज पॉसिबल. Tissue culture is possible because of two processes in plants. The two processes are dedifferentiation and redifferentiation. इन दोनों processes को हम collectively बोलते हैं TOTI, POTENCY. क्या लिखा मैंने? टोटीपोटेंसी. हम बोलते हैं, आपने सुना होगा बेटा जी कि plants have the property of totipotency. What is टोटीपोटेंसी? टोटीपोटेंसी मतलब ऐसा प्रोसेस, ऐसा नेचर प्लांट का, जिससे इस प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव टिश्यू से हम नया वाला प्लांट ग्रो करा सकते हैं. एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव टिश्यूज. एबिलिटी ऑफ अ प्लांट, capacity of a plant to produce a new plant from its vegetative tissue. The process is known as totipotency. And totipotency is actually the combination of what? Dedifferentiation and redifferentiation.
अगर प्लांट्स में डिफरेंशिएशन और रिडिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी नहीं होती, टोटिपोटेंसी नहीं होती, तो टिश्यू कल्चर वाज इम्पॉसिबल। क्या समझे? एनिमल्स में टोटिपोटेंसी मतलब डिफरेंशिएशन और रिडिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी हर जगह नहीं होती। एनिमल्स की बॉडी में रिडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी बहुत कम जगह पर होती है। दैट इज वाई एनिमल्स को हम इस तरह से ग्रो नहीं करा सकते। हाँ, करते हैं बट द एनिमल टिश्यू कल्चर केसेस आर वेरी रेयर। उनमें बहुत सारी इथिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। समझ रहे हैं बात? तो टिश्यू कल्चर हम माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं बेटा? माइक्रो प्रोपगेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में एक साथ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, थाउजेंड्स ऑफ कैलसिस बनाएंगे और उन थाउजेंड्स ऑफ कैलसिस से हम जिबरलिंट डालने के बाद जब ऑर्गन बनेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाएंगे। फिर उन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स को हम जमीन में, खेत में इम्प्लांट कर सकते हैं। हाँ, it occurs on a microscopic level. That is why it is known as micropropagation. टिश्यू कल्चर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहां पर एक छोटे से एक्सप्लांट से कैलस बनता है। कैलस से फिर टिश्यूज बनने लगते हैं। लीफ इट्स अ टिश्यू, रूट इट्स अ टिश्यू। दैट इज वाई हम इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। राइट? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। रेयान, तुमको शायद पिछले पेज का स्क्रीनशॉट लेना होगा। लेना है क्या? हाँ रेयान बेटा, पिछले पेज का भी ले लिया? चलो फिर ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हो गया ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया ये। नाउ हमारा रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक का अगला पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स में और ह्यूमंस में। बट बिफोर दैट थोड़ा सा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is that type of reproduction in which फॉर्मेशन, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट को हम आसान भाषा में सेक्स सेल्स भी बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और सेक्स सेल्स ऑकर्स, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स बनेंगे। इतना ही नहीं, then these gametes fuse, fusion of gametes occurs, fusion of gametes, fusion of sex cells occurs। जब फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स होगा तो क्या बनेगा? टू फॉर्म a complex diploid cell, a complex diploid cell which is known as a zygote। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स आर द सेक्स सेल्स, हैप्लॉइड होते हैं ये। उसके बाद यही सेक्स सेल्स फ्यूज होके एक डिप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। उस डिप्लॉइड सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। राइट? ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन इन विच
Formation and fusion of gametes occurs to form a diploid zygote is known as sexual reproduction. ठीक है. अच्छा, ये जो फ्यूजन हमने लिखा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. Fertilization and formation of gametes is known as gametogenesis. Gametogenesis. तो मतलब हम ये बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस ऑकर्स. गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. और फर्टिलाइजेशन के बाद भी तीसरा पॉइंट है बेटा. द थर्ड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. आपको एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं पढ़ना, आपको बस थोड़ा सा हल्का सा आइडिया चाहिए गैमेटोजेनेसिस का और फर्टिलाइजेशन का. ठीक है, चलेगा. हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एंड हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एज वेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में हमको पढ़ना है विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमंस. ह्यूमंस. आपको बस ज्यादा नहीं, फेयर आइडिया चाहिए. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसको हम आज स्टार्ट कर देते हैं. हमारे पास टाइम कितना है? 20 मिनट. हाँ, 20 मिनट में हम इंट्रोडक्टरी फीचर्स बताएंगे. राइट तो देखो बेटा, सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करें. ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं ये तुम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मैं बस रिवाइज करूंगा. प्लांट्स बेटा दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं. क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स एंड phanerogams. Plants are of two types, cryptogams and phanerogams. Cryptogams वाले जो plants हैं, they are seedless plants. इनमें seeds नहीं होते. Lower plants हम बोल सकते हैं इनको. Seedless plants. और इनमें आते हैं algae, bryophyta, and third category is pteridophyta. P silent रहेगा. टेरिडोफाइटा. हम लोगों को इनके बारे में जरा भी नहीं पढ़ना. वी डोंट नीड टू स्टडी अबाउट देम. हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है फनीरोगैम वाले प्लांट्स का. इनके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. अगर मेरे पास पढ़ा तो मैं ही बताऊंगा. फनीरोगैम्स. फनीरोगैम्स आर बेटा सीड बियरिंग प्लांट्स. इनमें सीड्स होते हैं. सीड बियरिंग प्लांट्स. राइट. फनीरोगैम्स बेटा दो टाइप्स के हैं. एक जिम्नोस्पर्म्स. And second one is very good, एंजियोस्पर्म्स. ग्रेट, बहुत बढ़िया बेटा. जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं. इनमें सीड्स छुपे हुए नहीं होते. नेकेड सीड्स. आपने एप्पल खाया है ना? एप्पल, मैंगो, पेयर.
अगर एप्पल को हाथ में उठाओगे तो बाहर से सीड दिखाई देगा क्या? टेल मी। आम को हाथ में उठाओगे बाहर से सीड दिखाई देगा क्या? नहीं। इवन पी प्लांट, पी मटर को हाथ में उठाओगे तो बाहर से सीड नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सीड्स इनमें हिडन होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ऐसे वाले प्लांट्स जिनमें हिडन सीड्स होते हैं, हिडन सीड्स होते हैं, उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स में सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं, एनक्लोज्ड। बताओ, ये जो हम एप्पल बोले, एप्पल, एप्पल क्या है? फ्रूट है। फ्रूट कहां से बनता है? फ्लावर से बनता है। बताऊंगा अभी, पढ़ाऊंगा जब। तो फ्लावर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड एनक्लोज होगा। तो मैं लिखूंगा एंजियोस्पर्म्स में सीड्स आर एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड सीड्स इन फ्रूट्स, इनसाइड फ्रूट। सीड्स होते हैं एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट्स। और फ्रूट उसी प्लांट में बनेगा जिस प्लांट में फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, देयरफॉर दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते, देयरफॉर दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनमें फ्लावर्स नहीं बनते। दैट इज वाई इनमें सीड फ्रूट्स भी नहीं बनते, और फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो इनके सीड्स नेकेड है। दैट इज वाई इनमें नेकेड सीड्स होते हैं। तो कुल मिला के बेटा बात यह है कि हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें फ्लावर्स होते हैं। वो रहे कौन से? ये। हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ इनके बारे में पढ़नी है, हमको जिम्नोस्पर्म्स के बारे में नहीं पढ़ना। वी नीड नॉट टू स्टडी अबाउट देम। हमको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी के बारे में नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। विच प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ में आई बात? अगर मैं तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगा तो मतलब दोज प्लांट्स विल बी फ्लावरिंग प्लांट्स। उनके बगैर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन दूसरे टाइप के मेथड से होती है, वो हमको नहीं पढ़ना। इज इट क्लियर? ठीक है ना जी? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो एक बार, हम आगे बढ़ेंगे फिर अगले पेज पे। हाँ, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं अगले पेज पे जाऊं? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? यस, यस। तो हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, है ना? एक मिनट। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने क्या सीखा? फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है? फ्लावर। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, reproductive structure of angiospermic plants, of angiospermic plants is flower. The reproductive structure of angiospermic plants is flower. जरा हम ये फ्लावर देखें, फ्लावर कैसा होता है। एक सिंपल सा हम डायग्राम लेके आएंगे। ये हम यहां पर पेस्ट कर देंगे फ्लावर की पिक्चर को।
हाँ भाई, दिखाई दे रहा है ना ये दिखाई दे रहा है ना? यस। तो देखो मैं क्या क्या बोलने वाला हूं। सिंपल सा मैंने डायग्राम यहां पर फ्लावर का लगा दिया, लेकिन हमको इस डायग्राम को बस देखना नहीं है, वी हैव टू एक्सप्लेन इट, राइट? इस फ्लावर में सबसे पहले ये वाला पार्ट जिसका इसने नाम लिखा नहीं है, फ्लावर का हैंडल। बेटा बेटा फ्लावर के हैंडल को हम बोलते हैं पेडिसल। ये वही हैंडल है जिस हैंडल की मदद से ये फ्लावर प्लांट के ब्रांच के साथ अटैच रहेगा। और पेडिसल का ऊपर वाला पार्ट बहुत ही स्वोलन टाइप का पार्ट है। दिस पार्ट इज नोन एज रिसेप्टैकल। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पेडिसल इज रिसेप्टैकल। रिसेप्टैकल को हम थैलमस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज थैलमस। फ्लावर के हैंडल का अपर पार्ट थैलमस और रिसेप्टैकल, राइट? ग्रीन कलर के होते हैं दोनों। इस थैलमस के साइड से, इस रिसेप्टैकल के साइड से कुछ ग्रीन कलर के लीव्स अराइज होते हैं, आप देख सकते हो। इन ग्रीन कलर के लीव्स को हम सेपल्स बोलते हैं। सेपल बेटा एक नहीं होगा, दो भी नहीं होंगे, ये या तो तीन होंगे या तो पांच होंगे या मल्टीपल्स ऑफ फाइव। चार भी हो सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ फोर। ग्रुप ऑफ सेपल्स, बंच ऑफ सेपल्स, बंच भी बोलते हैं, या वर्ल, WHORL, वर्ल ऑफ सेपल्स। बंच ऑफ सेपल्स या वर्ल ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। क्या बोलते हैं? कैलेक्स। बंच ऑफ सेपल्स और वर्ल ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इसी थैलेमस से अराइज होते हैं कलर्ड वाले पार्ट्स। इन कलर्ड पार्ट्स को बेटा जी हम बोलते हैं पेटल्स। एक को पेटल बोलेंगे, बहुत सारे को पेटल्स बोलेंगे। ये भी एक या दो या तीन नहीं होंगे, मल्टीपल्स ऑफ थ्री, मल्टीपल्स ऑफ फाइव या मल्टीपल्स ऑफ फोर। बंच ऑफ पेटल्स, वेरी गुड। बंच या वर्ल, वर्ल मतलब बंच, वर्ल ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, राइट? अब फ्लावर के अंदर आप देखेंगे तो अंदर आपको मिलेंगी दो चीजें, दो टाइप्स ऑफ चीजें। एक तो ये जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये वाली चीज बेटा, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं। दिस पार्ट इज नोन एज कार्पल। नहीं, ओव्यूल थोड़ी बोलेंगे बेटा, इसको हम कार्पल बोलते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं इसको। ये देखिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये पिस्टल भी बोलते हैं, एकदम सही बोले। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये इसमें तीन पार्ट्स हैं बेटा। ये ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हो, स्टिग्मा। स्टिग्मा। फिर लंबा सा गर्दन है, आप देख सकते हो, नोन एज स्टाइल। और इस स्टाइल के नीचे, गर्दन के नीचे स्वोलन पार्ट, बेसल स्वोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। दिस इज ओवरी। इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से यहां तक, जिसके तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको हम कार्पल बोलते हैं, CARPEL। और इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टल, PISTIL। व्हाट इज दिस कार्पल और पिस्टल? बेटा जी, इट इज द फीमेल reproductive part of the flower. Female reproductive part of the flower. फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल या पिस्टल। इस ओवरी के अंदर बेटा बहुत सारे, या एक एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं।
छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, उन ग्रैन्यूल्स को हम ओव्यूल्स बोलते हैं। डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो की ओवरी में केवल एक ही ओव्यूल होता है। आम खाया है ना, आम में कितनी गुठली होती है? आम में गुठली कितनी होती है भाई? एक। वही गुठली ओव्यूल है। अच्छा, मटर खाया है? मटर, मटर में बहुत सारे दाने होते हैं एक पॉड में, वही ओव्यूल्स हैं। तो डिपेंड करता है, किसी किसी प्लांट में ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है, किसी किसी प्लांट में ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज नोन एज कार्पल और पिस्टल। इसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम। राइट। अभी देखो, फिर दूसरे वाले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ग्रीन कलर से दिखाऊंगा आपको। ये वाले, ये देखो, ये यहां से यहां तक, ये रहा, ये रहा। ये एक नहीं, बहुत सारे होंगे, है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह होगा। ये देखो भाई, इसमें एक लंबी सी डंडी लगी है और ऊपर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। इस लंबी सी डंडी को हम फाइलामेंट बोलेंगे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज एंथर। इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें एंथर है और फाइलामेंट है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमिन। एंड व्हाट इज दिस स्टेमिन? स्टेमिन क्या है भाई? स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब फ्लावर में एक स्टेमिन नहीं होता, बहुत सारे स्टेमिन्स होते हैं, आप देख सकते हो। गाइनोशियम एक ही होता है, कार्पल, राइट, लेकिन स्टेमिन्स बहुत सारे। मैं लिखूंगा यहां पर बंच ऑफ स्टेमिन्स या वर्ल ऑफ स्टेमिन्स। वर्ल ऑफ स्टेमिन्स, वर्ल ऑफ स्टेमिन्स is known as androecium. Yes, androecium. राइट। ये है फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनियो, मैं अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला। क्या पॉइंट? फ्लावर्स में कभी कभार सिर्फ एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता ही नहीं है। समटाइम्स फ्लावर्स ओनली हैव एंड्रोशियम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा ही नहीं। ऐसे फ्लावर्स जिनमें सिर्फ मेल प्रोडक्टिव पार्ट होगा, मतलब एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम होगा नहीं, ऐसे फ्लावर्स को बेटा जी हम स्टैमिनेट फ्लावर्स बोलते हैं। स्टैमिनेट फ्लावर्स। स्टैमिनेट फ्लावर का मतलब फ्लावर विच हैज ओनली स्टैमिन्स, कार्पल उसमें एब्सेंट होगा, राइट। यहां पर लिखूंगा ऐसा फ्लावर जिसमें कार्पल प्रेजेंट होगा, स्टेमिन एब्सेंट होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलेंगे कार्पलेट या पिस्टिलेट फ्लावर्स। कार्पलेट और पिस्टिलेट फ्लावर, राइट। तो हियर इट हैज ओनली कार्पल, स्टेमिन्स आर एब्सेंट, राइट। स्टेमिनेट फ्लावर को आप आसान भाषा में बेटा मेल फ्लावर भी बोल सकते हो। And carpellate flower is also known as